Hello students, welcome to 5 Chima classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इंटेंसिटी को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फॉर्मूलेस ड्राइव करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो आज जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो आपका सिलेबस है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोगों ने पार्ट डिवाइड किए थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला, और आज हम लोग सेकेंड पार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी को पढ़ेंगे और जिसमें ये आपका सिलेबस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी फील्ड हम लोग अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं और उनका आपस में एक रिलेशन किस तरह से हम एक दूसरे को हम देख सकते हैं। कि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है तो आपको पता है वो ग्रेविटी की वजह से होती है, यानी किसी बॉडी के अराउंड जो फील्ड डेवलप होती है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ये वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड क्यों? क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, अलोंग द लाइन होती है ये वाली ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी भी दो बॉडीज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है और उसी के अलोंग ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, इसीलिए इसको वेक्टर फील्ड भी कहते हैं। ऐसे ही दूसरी फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में भी स्पेसिफिक डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, तो इसको भी वेक्टर फील्ड कहते हैं। और ये किसके इफेक्ट को शो करती हैं? ये आपके चार्जेस के और करंट के इफेक्ट को शो करती हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी बॉडी के मास के इफेक्ट की वजह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस के मोशन की वजह से होती हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके चार्ज बॉडीज के वजह से उसके अराउंड डेवलप होती हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला दो चार्जेस के बीच का हम लोग ऑलरेडी कूलम्ब्स लॉ लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं और उसके बहुत से क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स लगा चुके हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द रीजन अराउंड ए चार्ज और ए ग्रुप ऑफ चार्ज वेयर अनदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी चार्ज या चार्ज का ग्रुप हो, उसके चारों ओर का वो फील्ड जिसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाए। टेस्ट चार्ज का मतलब यहाँ पर बहुत छोटे चार्ज से जिसका खुद का इफेक्ट बहुत ज़्यादा ना हो या उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड हम वहाँ पे स्टडी ना करने लगे, क्योंकि कोई भी चार्ज लाएंगे उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो टेस्ट चार्ज का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है उसके कंपेरिजन में जिस दूसरे चार्ज को हम ला रहे हैं एज ए टेस्ट चार्ज, उसका खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड या खुद का चार्ज बहुत मिनिमम होना चाहिए, उसी को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, या जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो किसी भी चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज के चारों तरफ का वो इलाका जहां पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाए और उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे उस एरिया को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस बात पर रिप्रेजेंट करती है कि जो आप टेस्ट चार्ज लाए हो उस पर कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल चार्जेस या ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुई है वो उस नए टेस्ट चार्ज पर कितना इफेक्ट डाल रही, उसी कितनी इंटेंसिटी है। तो इसको डिसाइड करने का तरीका ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं और इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वेक्टर साइन इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी ही है और इसकी डायरेक्शन भी वही होती है जो आपकी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी आपकी दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में, या ठीक है, वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी होगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि कोई चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, कोई चार्ज है ऑलरेडी अवेलेबल, उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई पॉइंट पी चूज किया हमने और उस पॉइंट पी पर हम किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं क्यू नॉट को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से, उनकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है और उसमें यहाँ पर हम कोई पॉइंट पी पर कोई टेस्ट चार्ज लाए। अब हमको पता है कि इस टेस्ट चार्ज पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है चार्ज की वजह से, उसके कारण इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? वो एफ होगा। और एफ की वैल्यू कितनी होती है हमको सबको पता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यदि यहाँ पर सिंगल चार्ज है तो के क्यू वन और क्यू टू अपॉन उसके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और कोई फोर्स लग रहा होगा। अभी हमें फोर्स की वैल्यू यहाँ पर किसी तरह से फॉर्मूले से हम नहीं निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इस चार्ज पर फोर्स कितना है? एफ लग रहा है। सपोज इस चार्ज पर फोर्स एफ लग रहा है और हमको पता है उस फोर्स की वैल्यू, तो क्यू नॉट चार्ज पर
इस क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स लग रहा है F, तो किसी यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा जो यहाँ पर रखा होगा, उसी यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्यू नॉट चार्ज पर जो टेस्ट चार्ज है उस पर F फोर्स लग रहा है, तो यूनिट चार्ज यदि यहाँ पर हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, F अपॉन क्यू नॉट, और इसी F अपॉन क्यू नॉट यानी यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उस पॉइंट पर, इसी F अपॉन क्यू को उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, यानी कैपिटल E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर है, उस पॉइंट पर है जहां पर हमने इस टेस्ट चार्ज को रख के फोर्स निकाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो गया कि पर यूनिट चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है किसी पॉइंट पर, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं इसकी डायमेंशंस क्या है, उसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो डायमेंशन निकालने का तो तरीका पता है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है जो हमने पीछे निकाला, तो इसी फॉर्मूले से हम ई की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ क्यू। डायमेंशन ऑफ एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम एल टी माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स का डायमेंशन हो गया। चार्ज का यूनिट क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई फॉर एम्पियर एंड टी फॉर टाइम, तो क्यू का यूनिट हो गया एटी। तो एफ अपॉन क्यू को सॉल्व किया इस तरह से, तो ए ऊपर चला गया और टी की पावर -3 हो गया, तो एम एल ए की पावर -1 और टी की पावर -3। इस तरह से ये आपका डायमेंशनल फार्मूला निकल आया और एफ अपॉन क्यू से न्यूटन अपॉन कूलाम, ये आपकी यूनिट आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलाम और डायमेंशन हो गई mlt -3 a -1। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि किसी दो चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं वो इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि वो दो चार्जेस कहाँ पर रखे हैं। यदि वो चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं तो वहां पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू होती है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और यदि वो चार्जेस आपके किसी मीडियम में रखे हैं तो वहां पर फोर्स की फॉर्मूले में थोड़ा चेंज हो जाता था। तो क्या चेंज हो जाता था, हम इसको यहां पर लिखते हैं कि F इज इक्वल टू था आपका कहां पर, वैक्यूम में, तो F0 कहते हैं सपोज को, तो वो आपका होता था 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और यही दो चार्जेस r डिस्टेंस पे किसी मीडियम में रख दिए जाते थे, तब उनके बीच जो फोर्स लग रहा होता था तब फॉर्मूला हो जाता था F ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε0 k। क्या होता था, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता था जिस मीडियम में आपके चार्ज रखे हैं, और फिर आपका सेम वही बाकी का फॉर्मूला q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो आप यहां देख रहे हैं कि Fm और F0 को डिवाइड करें तो क्या आ रहा था, Fm और F0, यानी चार्जेस को जब मीडियम में रखते हैं तब उनके बीच लगने वाला फोर्स, और जब उनको एयर में रखते हैं तब उनके बीच लगने वाला फोर्स, दोनों को डिवाइड कर दें तो दोनों फोर्सेस का रिलेशन क्या आता है, आप ये देखेंगे कि 1/4πε0 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, q1 q2 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर भी दोनों में कैंसिल हो जाएगा। जब इनको आप डिवाइड करोगे k क्या हो जाएगा, k आपका नीचे रह जाएगा, यानी 1/k। तो Fm अपॉन F0 इज इक्वल टू 1/k आपका रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से फोर्सेस का रिलेशन 1/k होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी रिलेशन भी उसी तरह से E/k हो जाएगा। क्यों, Fm में Q से डिवाइड करेंगे तो ये Em बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम। F0 में Q से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम। तो यहां से क्या रिलेशन एक निकल आ गया कि इफ यू डिवाइड बाय Q तो Fm अपॉन Q और F0 अपॉन Q, दोनों में Q से डिवाइड किया इसलिए फॉर्मूले में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो ये 1/k के इक्वल रहेगा। और ये क्या चीज हो गई, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्जेस इन मीडियम, और ये नीचे क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम E0। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम
का जो रेशियो है वो 1/k है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर आपको बताई गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में भी वही रिलेशन होता है जो आपके फोर्स के बीच में रिलेशन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम का रिलेशन 1/k है, तो यही रिलेशन उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या है। मतलब ये कोई एक सिंगल चार्ज रखा है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके पास किसी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और उसकी क्या वैल्यू होगी। जो बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है वो हमें पता हो गया पीछे कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है उस पॉइंट पर रखे यूनिट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग अपॉन यूनिट चार्ज। ठीक, तो अब यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर हमने सपोज कोई पॉइंट P चूज किया और इस पॉइंट P को चूज किया है, तो यहाँ पर हम कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे। इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है, तो यहाँ पर हम कोई एक टेस्ट चार्ज लाते हैं Q0 और उस Q0 पर फोर्स लगाएंगे, तो Q0 का फोर्स पता हो जाएगा, तो यूनिट चार्ज का फोर्स हम निकाल लेंगे और यूनिट चार्ज पर जो फोर्स होगा इस पॉइंट पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या है, F/Q। तो अब इस पॉइंट पर जो हमने टेस्ट चार्ज रखा है सब फोर्स कितना लगेगा, F, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q0 Q1 Q2, तो Q1 Q0 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक, अब डायरेक्शन चाहिए तो डिस्टेंस के यूनिट वेक्टर से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो r कैप हो गया। तो इस तरह से इस टेस्ट चार्ज Q0 पर इस प्लस Q चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स निकाल लिया। अब हमको यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इसका मतलब हमको यहाँ यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकालना है। तो Q0 पे लगने वाला फोर्स F है, तो यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स F/Q0 हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा फॉर्मूला भी है, E इज इक्वल टू F/Q0 ही हमारा फॉर्मूला है। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला लगा देंगे। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू F/Q0। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स किस पे लग रहा था, Q0 चार्ज पे लग रहा था। तो वैल्यूज को पुट कर दें तो Q0 और Q0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0। Q0 कैंसिल हो गए और इस तरह से ये आपका रिलेशन आ गया। तो फोर्स के फॉर्मूले और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है। इसमें वो टेस्ट चार्ज की वैल्यू भी है Q1 Q2 और यहाँ पर चूंकि टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो टेस्ट चार्ज आपका नहीं है। तो ये न्यूटन है और ये न्यूटन पर कूलाम है। ठीक, तो ये आपका किसी Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब नेक्स्ट देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस की वजह से। जैसे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स का फॉर्मूला था कि बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सबकी है, तो एक दूसरे पर जो फोर्स लग रहा है वो सारे चार्जेस के फोर्स का वेक्टर सम था, तो उसको हम लोगों ने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सुपर प्रिंसिपल फॉर्मूला। इसी तरह से हम यहाँ पर जब बहुत सारे चार्जेस होंगे तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी, तो किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबकी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सम के इक्वल होगी। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पर आप आर कैप को चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, आर कैप का मतलब क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का वैल्यू। ये आपको यूनिट वेक्टर के बारे में पता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर की वैल्यू। तो यहाँ पे यदि हम आर कैप की जगह इसको लिख देंगे तो हमारे फॉर्मूले में थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, आर कैप की जगह वेक्टर आर और वेक्टर आर की जो वैल्यू होगी उसको क्या लिखेंगे, सिंपली आर लिखेंगे। तो जब यहाँ पर ये पुट कर देंगे तो ये आपका किस तरह से आ जाएगा, ये आपका आर कैप की जगह जो आपका आर कैप था, आर कैप की जगह वेक्टर आर अपॉन आर रखा, तो जो नीचे आर आएगा वो इस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा। इसी तरह से सेम फॉर्मूला हम लोगों ने फोर्स का भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेक्टर के रूप में लिखा हुआ है
और यहाँ पर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो फॉर्मूले में स्क्वायर ही होता है, लेकिन जब यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आर क्यूब भी आ जाता है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होती है या इन्वर्सली क्यूब होती है, तो आप इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल ही कहेंगे, क्योंकि ये क्यूब जो है ये तो डायरेक्शन को रखने की वजह से, वेक्टर फॉर्म में रखने की वजह से ही आ रहा है। लेकिन इसको भी ध्यान रखने की आपको जरूरत है कि कब आर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में आ जाता है। ठीक है, यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पर यदि आर कैप को हटा दें तो ये जो रिमेनिंग पार्ट हो गया आपका, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। जब कभी केवल न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करना है और वहाँ वेक्टर्स की कोई बात नहीं है तो आप सिंपली आर कैप को इग्नोर करते हैं और इस पोर्शन को सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी निकाल रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं कि ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर सपोज 4 चार्जेस हैं और हर चार्ज की वजह से अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोई एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल हो गई। तो सपोज कोई पॉइंट हमने लिया और उस पॉइंट पर सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। तो पहले चार्ज की वजह से भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज E1 होगी। अब ये दूसरा चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2। तीसरा चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और चौथे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी इस पॉइंट पर सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्क कर रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इन सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम होगा। यानी सबको डायरेक्शन के साथ हम वेक्टर मेथड से जोड़ देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। ठीक इसी तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सम्स किए थे। तो आप ये ध्यान रखिए कि जिस तरह के क्वेश्चन आपने पीछे किए जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेट फोर्स निकाला गया, उन्हीं सवालों को में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी पूछा जा सकता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के स्थान पर। तो वही सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हो सकते हैं और वही सेम क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अभी जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है वो पॉइंट चार्ज की वजह निकाली। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किसी एक सिंगल चार्ज की वजह से। लेकिन कोई बॉडी दी हुई हो और उस बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और उसकी वजह से किसी पॉइंट पर यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो फिर हम उसको कैसे करें। तो यहाँ पर भी सेम वही मेथड यूज करते हैं जिन मेथड्स का हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने में किया था, कि किसी स्मॉल एलिमेंट की वजह से फोर्स निकालते हैं और फिर सारे एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इंटीग्रल कर देते हैं तो नेट फोर्स निकल आता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी कि सपोज कोई बॉडी है, इस पर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली चारों तरफ से। अब इसमें इसकी वजह से कोई दूसरा पॉइंट P है जो इसके किसी डिस्टेंस R पे है और इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि कोई एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे इस हमारे चार्ज पर। क्या ले लेंगे, कोई एक स्मॉल एलिमेंट। जब स्मॉल एलिमेंट होगा तो इस पर कोई स्मॉल चार्ज भी होगा, तो सपोज वो चार्ज होगा dq। ठीक है, और उस dq चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, r है, वेक्टर r। तो इसकी वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यदि वेक्टर r के फॉर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E = 1/4π0 dq/r³ इंटू वेक्टर r। देखिए यदि यहाँ पर हम r कैप लिख देंगे, यहाँ पर r कैप लिख देंगे तो केवल डायरेक्शन आ गई और ये r² हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर r/1 r कैप बन जाएगा, तो यहाँ पर r² आ जाएगा। अभी हमने वेक्टर के फॉर्म में लिख रखा हुआ है इसीलिए ये r³ आ रहा। अब इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर है, तो टोटल की वजह से क्या होगी, तो हम इसका इंटीग्रल कर देते हैं। तो ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया है कि इस तरह से किसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इस जैसी किसी स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस जैसी जितनी भी फील्ड होंगी उन सबका सम करेंगे, यानी उनका इंटीग्रल कर देंगे। और इस तरह से हम इंटीग्रल कर सकते हैं किसी दिए हुए सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर ये पोर्शन जो है 1/4π0 ये तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये आपका कॉमन आ सकता है और इस तरह से आपका फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का क्या हमारा प्रोसेस रहेगा। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और इसको इस तरह से करके भी देखेंगे। अब जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया, A point charge Q is situated at a distance d from one end of a thin
नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग ए चार्ज Q। एक नॉन कंडक्टिंग रॉड है। नॉन कंडक्टिंग से मतलब ये हो गया कि जो वहां पर चार्ज होगा वो थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, उसमें हर पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है, पूरे में चार्ज है, अंदर वॉल्यूम पे भी चार्ज है और सरफेस पे भी चार्ज है। ऐसी कोई आपकी लेंथ रॉड है जिसकी लेंथ है L और टोटल चार्ज उस पर कितना है Q, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसी रॉड के किसी एक एंड से d डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है Q। ठीक है, पॉइंट चार्ज है, वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स के बराबर भी होती है। तो आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो सपोज ये रॉड है जिस पर टोटल चार्ज है Q, इसकी लेंथ है L और इसके एक सिरे से किसी पॉइंट P की डिस्टेंस दे रखी है D। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इस Q की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, दिया होता या ना दिया होता तो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके द्वारा निकाल सकते थे। ठीक है, तो अब हमको इस रॉड की वजह से जिस पर टोटल चार्ज Q है, लेंथ L है और इसके एक एंड से D डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो वही जो जस्ट पीछे अभी हमने प्रोसेस को समझा कि जब भी कभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होगा यूनिफॉर्मली, तो हमको एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे और उस स्मॉल एलिमेंट से उसको एक पॉइंट चार्ज मानते हुए उसकी वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ऐसे एलिमेंट्स के सबका इंटीग्रल कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे कि सपोज कोई एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया, टोटल लेंथ है L, तो हमें एक स्मॉल एलिमेंट लेना है तो उसकी लंबाई बहुत छोटी सी होगी, सपोज कर ली वो dx है। ठीक है, और वहां पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा dq। ये एक पॉइंट चार्ज के रूप में इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, एक बहुत छोटा एलिमेंट है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है, क्योंकि जो रॉड होगी, जब तक हम रॉड की कुछ छोटी सी प्लेस नहीं लेंगे उस पर चार्ज हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो रॉड की जब हम छोटा सा प्लेस लेंगे, छोटा रॉड लेंगे, छोटी रॉड के लिए उसकी छोटी लेंथ लेनी पड़ेगी और वो बहुत छोटी है, जिसको यहाँ समझने के लिए आपको दिखाई देने लायक बनाया गया है। तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लंबाई रॉड के रूप में dx है और उस पर जो चार्ज होगा वो dq होगा। इस dq को आप निकाल भी सकते हैं, अभी हम निकालेंगे कि ये dq कितना होगा। फिलहाल हमने एक छोटा एलिमेंट चार्ज कंसीडर किया, इसको पॉइंट चार्ज मानेंगे और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस चार्ज की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि उसी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे हम, सपोज ये जो आपका चार्ज है, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो आपकी कितनी है x। जिस एलिमेंट को आपने dx माना है और उसकी लेंथ यहाँ से कितनी होगी x होगी। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी जब भी कोई आप एलिमेंट मानेंगे तो उस एलिमेंट की थिकनेस उस एलिमेंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस के फॉर्म में ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे इस एलिमेंट के इस तरफ की जो डिस्टेंस x है, तो इसके बाद वाले की डिस्टेंस क्या होगी, x में थोड़ी सी ज्यादा, तभी तो ये छोटा एलिमेंट बनेगा। यदि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है तो इसके जस्ट बाद जो इसकी लेंथ आएगी वो x प्लस dx हो जाएगी, यानी इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो dx हो जाएगी। ठीक है, तो इस dx एलिमेंट की डिस्टेंस हमने कितनी कंसीडर करी है, x कंसीडर करी, और इस dx पे चार्ज कितना माना है, dq माना। अब ये dq चार्ज है कितना, उसको हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। ये टोटल लेंथ है L और टोटल लेंथ पे चार्ज कितना है Q। ठीक है, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q अपॉन L हो जाएगा, जिसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज हो गया Q अपॉन L, और हमने जो एलिमेंट की लेंथ मानी है वो कितनी मानी है, dx। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज है Q बाई L, तो dx लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, dx इंटू Q बाई L। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज की वैल्यू को निकाल लिया। अब हम इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसका फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले की तरह लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक पॉइंट चार्ज के रूप में ही है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट P पर कितनी हो जाएगी, उसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला यही होता है 1/4 sin नॉट k dq अपॉन x स्क्वायर। k इसलिए लिख दिया है कि यहाँ पर नहीं बताया है कि वैक्यूम में या मीडियम में, तो यदि कोई मीडियम भी हो तो हम k लिख देंगे, और मीडियम नहीं होगा तो यहाँ पर k1 हो जाएगा, सिर्फ 4 sin नॉट लिखा रहेगा। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर एज ए पॉइंट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसका ये फॉर्मूला है जो हमने पीछे भी लिखा हुआ है कि dE इज इक्वल टू 1/4 sin नॉट
क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। क्यू कौन? जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। कितना है? डी क्यू है। अब इस डी क्यू की वैल्यू भी हम बाद में पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू हम यदि पुट करते हैं इस तरह से, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी दिस फॉर्मूला, डी क्यू की जगह हमने डी एक्स इंटू क्यू बाई एल लिख दिया अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जो इस स्मॉल एलिमेंट के चार्ज डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पर लग रही है। अब पूरी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस जैसी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही हैं वो इस जैसे बहुत से स्मॉल एलिमेंट है यहां से लेकर यहां तक, उन सब की वजह से। तो हम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का इंटीग्रल कर देंगे जिसमें x की वैल्यू चेंज हो रही होगी कहां से? x की वैल्यू यानी एलिमेंट की डिस्टेंस चेंज हो रही होगी कहां से? ये एलिमेंट यहां पर भी होगा और इस तरह से ऐसे ऐसे हर जगह पर होगा और लास्ट पॉइंट तक होगा। तो सबसे पहला एलिमेंट आपका यहां पर होगा, उसकी डिस्टेंस क्या होगी? d। और कहां तक लास्ट वाला एलिमेंट कहां होगा? यहां पर, उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? d प्लस एल। यानी हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल करेंगे और जो वैल्यू वेरिएबल है उसमें x की वैल्यू को d से लेकर l प्लस डी तक के लिए उसकी लिमिट लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, और फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इसको इंटीग्रल कर देते हैं। ठीक है, और इंटीग्रल करते समय ध्यान क्या रखते हैं कि जो हमारी वेरिएबल चीज थी x, जो हमारा वेरिएबल है x क्यों वेरिएबल है? क्योंकि जो एलिमेंट लेंगे वो यहां से स्टार्ट होंगे और इस तरह से एलिमेंट आपके यहां तक जाएंगे। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगी? x की वैल्यू पहले d रहेगी पहले एलिमेंट के लिए, और लास्ट एलिमेंट के लिए कितनी हो जाएगी? d प्लस एल। तो इस तरह से x की वैल्यू, क्योंकि dx के फॉर्म में आपने एलिमेंट लिया है, तो x की वैल्यू चेंज हो रही है d से l प्लस डी। अब इसका हम इंटीग्रल करेंगे। तो जब इंटीग्रल करेंगे तो जो ये कांस्टेंट पार्ट है, ये कांस्टेंट पार्ट है, q टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट है, l इसकी लेंथ है वो कांस्टेंट है, तो ये सब तो आपका कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। ओके, तो अब इसको हम आगे इंटीग्रल करते हैं। अब इंटीग्रल करते समय क्या आ जाएगा? सेम चीज जो मैंने बताई कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट के फॉर्म में अलग हो जाएगी इस तरीके से, और अंदर बचेगा इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल होता है -1 बाई एक्स। तो इंटीग्रल इस तरह से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा आपका -1 बाई एक्स। लिमिट हो गई d से l प्लस डी। अब जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं लिमिट को रखते हुए, तो एक बार हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो हम इसको लिमिट को यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। तो एक बार अपर लिमिट रखी -1 अपॉन एल प्लस डी, फिर माइनस लिखेंगे और माइनस लिखने के बाद फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो लोअर लिमिट रखेंगे तो -1 अपॉन डी आएगा, और जो माइनस यहाँ से लिखा होगा पहले ही से वो माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा +1 बाई डी। अब इसको हम आगे एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, अब प्लस वाली चीज को पहले लिख दिया और माइनस वाली चीज को बाद में लिख दिया। आप चाहें तो ऐसा करें या फिर सीधे आप एलसीएम ले सकते हैं, तो लिखने में सही लगता है कि प्लस की चीज पहले और माइनस की चीज बाद में। अब हमने इसको एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? एल प्लस डी ऊपर चला गया और डी आपका इधर आ गया। तो एल प्लस डी प्लस का और डी माइनस का आ गया, और नीचे आपका जो आपने एलसीएम है वो लिया। अब देखिए डी और डी तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर एल भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो रिमेनिंग बचेगा वो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया किसकी वजह से? एक यूनिफॉर्मली चार्ज और रॉड की वजह से। उसके एक एंड से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट, d डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p था। ठीक है, अब इसको आप कर सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला, फिर हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए एक एग्जांपल लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला। अब हम देखेंगे कि कोई चार्ज स्फीयर है। अब वो स्फीयर दो तरीके का होता है, आपका कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के साथ साथ वो सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर डिफरेंट स्फीयर्स के बारे में देखेंगे कि उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। कि जैसे हमने एक स्फीयर लिया और स्फीयर पे कोई चार्ज है। अब ये चार्ज कैसा हो सकता है? ये चार्ज कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। इसकी रेडियस कितनी है? r है। इसके बाहर, अभी हम चूंकि बाहर वाले पॉइंट की बात करें, किसी स्फीयर के, चार्ज स्फीयर के
बाहर किसी पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस स्फीयर के चार्ज की वजह से। तो उस स्फीयर की अपनी एट्रीब्यूट्स क्या है कि उस स्फीयर पर कोई चार्ज कैपिटल Q होगा, उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और उसके सेंटर से उस पॉइंट की जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसकी डिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा किस तरह से। बाहर के पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो बाहर का पॉइंट हमेशा जो उसकी डिस्टेंस होगी कैपिटल R से हमेशा ज़्यादा होगी। तो वेयर R इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल R, ये जो वैल्यू है ये इस R से ज़्यादा है या बराबर होगी, तो बराबर होने पर ये पॉइंट इसके सरफेस पे आ जाएगा। तो अभी हम ज़्यादा की बात ही कर रहे हैं। अब ये स्फीयर कैसा हो सकता है, कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। अब कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो जो भी चार्ज होगा इसके सरफेस पे होगा, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज केवल सरफेस पे लाई करता है। और यदि नॉन कंडक्टिंग होगा तो चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम होगा, हर जगह पे इसका चार्ज होगा। तो ये मान के कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो कंडक्टिंग होगा तो सरफेस पे होगा और नॉन कंडक्टिंग होगा तो थ्रू आउट द वॉल्यूम अंदर भी चार्ज होगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन पे, चाहे कंडक्टिंग हो और चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, यदि पॉइंट बाहर है और दूर है यहाँ से, या R की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा है, तो उस केस के लिए टोटल स्फीयर एज ए पॉइंट चार्ज ही कंसीडर होता है। तो इसलिए वो कंडक्टिंग होगा तो भी पॉइंट चार्ज माना जाएगा और नॉन कंडक्टिंग है तो भी उसका सेम इफेक्ट ही रहेगा। यानी जो फॉर्मूला आएगा स्फीयर के बाहर के किसी पॉइंट के लिए वो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों के लिए एक जैसा ही आता है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि आप सॉलिड भी हो सकते हैं, हॉलो भी हो सकते हैं, स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। तो फॉर्मूला आपका ये आ गया। तो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे हॉलो स्फीयर हो, चाहे कंडक्टिंग हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, किसी भी केस में यदि आपका पॉइंट स्फीयर से बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला वैसा ही लगता है जैसा कि स्फीयर को पॉइंट चार्ज मान के किया जाए। और स्फीयर को यदि आप पॉइंट चार्ज मान लें तो फॉर्मूला सिंपल वही पॉइंट चार्ज वाला ही है, 1/4πε0 पॉइंट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू वेक्टर का यूनिट कैप आप लगाना चाहें तो, यदि डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो इसलिए कोई भी स्फीयर है, सॉलिड है, हॉलो है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर के किसी पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं तो सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब अगली बात करते हैं एट एनी इनर पॉइंट के लिए। अब इनर पॉइंट का मतलब हो गया स्फीयर के ये बाहर था, सरफेस पे आए तो सरफेस पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, R इज ग्रेटर और इक्वल टू R के लिए। सरफेस के अंदर पॉइंट आ जाता है तब उसको कहेंगे इनर पॉइंट। तो उस केस में दो हो जाते हैं, कंडक्टिंग की भी बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग की आगे करेंगे। यदि हम कंडक्टिंग की बात करें, कंडक्टिंग सॉलिड और कंडक्टिंग हॉलो, तो दोनों ही केसेस में यदि कंडक्टर है मटेरियल, जो स्फीयर है वो कंडक्टर मटेरियल है, तो चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, जो भी चार्ज होगा वो हमेशा सरफेस पे ही रहता है। ठीक है, तो कंडक्टिंग मटेरियल का यदि आपका स्फीयर है तो उसके सॉलिड और हॉलो होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चार्ज वैसे रहेगा वो सरफेस पे ही रहेगा। तो चाहे सॉलिड हो और चाहे हॉलो हो, कोई चेंज नहीं आने वाला। अच्छा, अब बात आती है इनर पॉइंट के लिए। तो चूंकि सरफेस जो चार्ज है वो सरफेस पे है, तो इनर पॉइंट पर हमको पता है कि कंडक्टिंग मटेरियल में इनसाइड द मटेरियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। तो इसलिए चाहे सॉलिड का मटेरियल हो और चाहे हॉलो का हो, इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होगा। चाहे सॉलिड हो और चाहे हॉलो हो, यदि पॉइंट आपका इनसाइड है, अंदर पे कोई पॉइंट है, ठीक है, अंदर कोई पॉइंट है, तो अंदर पॉइंट पर यदि कंडक्टिंग मटेरियल का बना स्फीयर है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, बाहर होगी तो चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, आप सिंपल पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। लेकिन यदि अंदर है और सॉलिड है, यदि सॉलिड है और अंदर यदि कंडक्टिंग मटेरियल है और सॉलिड है या हॉलो है, दोनों ही केसेस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक, अब बात आ गई नॉन कंडक्टिंग की। ये तो बात हो गई सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग के लिए। अब हम बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग के लिए। तो नॉन कंडक्टिंग में यदि हॉलो होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यदि नॉन कंडक्टिंग में हॉलो है तो आपका जो चार्ज हो गया वो सरफेस पे ही हो गया। हॉलो का मतलब अंदर तो कुछ है नहीं। तो नॉन कंडक्टिंग हॉलो के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड
जीरो रहेगी, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग हॉलो कंडक्टिंग हॉलो की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि उस नॉन कंडक्टिंग हॉलो का मतलब हो गया अंदर तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब अंदर वहां भी चार्ज नहीं है, केवल बाहर बाहर ही चार्ज है। तो जब बाहर बाहर चार्ज है तो वो आपके कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की तरह ही बिहेव करेगा। तो यहां पर आपका नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर होगा तो भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यदि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जहां पर वो खाली है, जहां पर वो हॉलो स्पेस में। लेकिन यदि सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है तब क्या होगा, उसके लिए हम यहां पर देखते हैं नेक्स्ट। तो फॉर ए कंडक्टिंग एनी टाइप स्फीयर, एनी टाइप नहीं, यहां पर सॉलिड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस पॉइंट की बात करें तो हम पीछे भी कर चुके हैं कि सरफेस पे और सरफेस के बाहर तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड और हॉलो का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सरफेस पे हो सरफेस के बाहर हो, तो कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो सॉलिड हो हॉलो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम फॉर्मूला यूज होता है जो आपके पॉइंट चार्ज का ही होता है, ठीक है, 1/4π Q/r²। सरफेस के अंदर की बात करेंगे तो आपके पीछे हम देख ही चुके हैं, कंडक्टिंग है तो सरफेस के अंदर चाहे हॉलो हो और चाहे सॉलिड हो, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। अब नॉन कंडक्टिंग की बाहर इन अंदर की बात करते हैं सॉलिड स्फीयर में। अब सपोज ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, पूरा चार्ज अंदर भी है बाहर भी, हर एक यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम में इसमें चार्ज है। अब इसके अंदर कोई पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो कंडक्टिंग मटेरियल में तो अंदर चार्ज होता ही नहीं, सारा चार्ज सरफेस पे ही होता है, तो अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो रहती है। बल्कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल में जो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट ही इस तरीके से होता है कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। कि लास्ट टाइम पे भी मैंने बताया था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी तो क्या होगा कि अंदर से चार्ज बाहर की ओर या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, और जो कि पॉसिबल नहीं है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। आफ्टर सम टाइम सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं और कोई चार्ज मोशन में नहीं होता, और ये तभी हो सकता है कि अंदर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, क्योंकि अंदर मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करते रहेंगे, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टिंग मटेरियल में हमेशा जीरो होती है। नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज तो होता नहीं, इसमें पोलराइजेशन की वजह से चार्ज है, तो हर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है, तो इसलिए अंदर के हर प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। अब वो कितनी होगी उसको हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो जैसे कि ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर का कोई पॉइंट, अब अंदर का पॉइंट दिखाएं कैसे, तो उसको अभी देखते हैं। स्फीयर है उसकी रेडियस r है, अंदर कोई पॉइंट p है जिसका जो रेडियस है, जिसकी डिस्टेंस है सेंटर से वो स्मॉल r है, ठीक है। अब ये स्मॉल r ऑब्वियस बात है कैपिटल R से कम होगी क्योंकि वो उसके अंदर है। टोटल चार्ज इस पर कितना है, Q है, तो टोटल चार्ज यहाँ पर Q है। अब देखिए किसी इस तरीके से यदि हम अंदर इसको ओपन करके जाएं, इस स्फीयर को यदि ओपन करके इसके अंदर जाएं तो हम देखेंगे ये पॉइंट स्फीयर के अंदर है। अब इस स्फीयर के जो अंदर पॉइंट है उस पॉइंट को लेके जो बाहर का पोर्शन होगा स्फीयर का, ये आपके उसी तरह से काम करेगा जैसे हॉलो स्फीयर का बाहर का सरफेस काम करता है, और हॉलो स्फीयर के बाहर के सरफेस के चार्ज अंदर कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो इसका मतलब इस पॉइंट को लेके जो स्फीयर बन रहा है, ये जो छोटा वाला स्फीयर बन रहा है, इसके ऊपर का जो चार्ज का स्फीयर है उसका इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। तो अब क्या हो गया, अब सिंपल सा बड़ा स्फीयर को हमारा मतलब नहीं रह गया, अब अंदर उस पॉइंट जहां पर है उस पॉइंट को लेके जो हम अपना स्फीयर कंसीडर करेंगे उस स्फीयर का ही केवल मतलब है, और उस स्फीयर के लिए हमारा पॉइंट कहां पर हो गया, सरफेस पे हो गया। और कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, सारे स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की तरह से ही होता है, 1/4π Q/r²। तो इस तरह से जब वो पॉइंट आप अंदर लेंगे तो उस पॉइंट को लेकर जो स्फीयर बनाएंगे उसके जो बाहर का पोर्शन होगा वो पोर्शन इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा नहीं, उसकी जीरो रहेगी, और अंदर वाले स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी तरीके से हो जाएगी, यानी यही सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। लेकिन एक चीज यहां पर आपको देखनी पड़ेगी, वो ये कि यहां जो क्यू चार्ज था वो पूरे स्फीयर में था, अंदर बाहर सब मिला के। अब आपने जब पॉइंट अंदर ले गए तो जो बाहर का स्फीयर बच गया, इस स्फीयर पे जो चार्ज है उस चार्ज को आपको अंदर वाले स्फीयर के लिए कम करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर अब उतना चार्ज नहीं है। ये टोटल चार्ज क्यू तो पूरे पे था, जब आप अंदर गए तो ये जो आपका बाहर का स्फीयर है
इसका कुछ चार्ज कम हो जाएगा तो अंदर वाले पे चार्ज कम बचेगा। अब अंदर से कितना चार्ज बचेगा उसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वो इस तरह से निकालेंगे कि टोटल चार्ज हमारा कितना है Q, पूरे वॉल्यूम में था, और पूरा वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि पूरा कैपिटल आर है तो पूरा वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, यानी टोटल चार्ज Q पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट था। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज था वो हमें निकाल लिया। ठीक, अब अंदर कितना चार्ज है, सपोज अंदर चार्ज Q डैश है, तो जो अंदर चार्ज होगा वो होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू अंदर का वॉल्यूम, क्योंकि हमको सिर्फ अंदर का चार्ज चाहिए, इस अंदर वाले स्फीयर का चार्ज चाहिए, बाहर वाले स्फीयर का चार्ज हमें अब इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इसकी यूनिट वॉल्यूम की डेंसिटी निकालेंगे और अंदर वाले चार्ज के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर पे जो चार्ज Q डैश है वो निकल आएगा और फिर यही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से फिर हमने कर दिया कि Q जो अंदर वाले स्फीयर पे जो चार्ज होगा Q डैश वो होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई। अंदर वाले की डेंसिटी, अंदर वाले का वॉल्यूम कितना हुआ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, बाहर वाले के लिए कैपिटल आर क्यूब था। तो इस तरीके से आपने अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज निकाल लिया। 4/3 पाई 4/3 का कैंसिल हो जाएगा, बड़े वाले स्फीयर के लिए वॉल्यूम में कैपिटल आर यूज किया, वो अंदर वाले स्फीयर के लिए स्मॉल आर यूज किया है, क्योंकि स्मॉल आर वही डिस्टेंस होगी जहां पर पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट को लेके ही हम स्फीयर को अंदर वाला कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से अंदर जब चार्ज आ गया वो आपका आ गया Q कैपिटल स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का Q। तो ये इस तरीके से अंदर वाले स्फीयर पे ये चार्ज आ गया, यानी अब हमको अंदर वाले स्फीयर के चार्ज की वजह से अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पे जो पॉइंट P है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, और उसके लिए वही सेम कॉमन फॉर्मूला जो सब स्फीयर के लिए होता है वही लगा देंगे। तो यही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, बस Q की जगह हम इस Q को रख देंगे, किसको, Q डैश को, और Q डैश की वैल्यू क्या है वो निकाल ली। तो आगे हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से अंदर के इनर स्फीयर पे जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला वही हो जाएगा जो बताया, और Q डैश की आपने वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह से जब आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो गया तो फाइनली जो आपका फॉर्मूला आ गया, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हो, जबकि कैप जो टोटल उसकी रेडियस हो स्फीयर की कैपिटल आर हो, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 पाई साइन आर क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और इसको हम कहते हैं KQR अपॉन आर क्यूब। ये K हो गया जो कांस्टेंट कहते हैं स्मॉल के, तो E इज इक्वल टू KQR अपॉन आर क्यूब। अब यहां पर देखिए इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें देखिए R प्रोपोर्शनल आ रहा है, Q कांस्टेंट है टोटल, आर क्यूब बड़े स्फीयर का R कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, यानी जो E है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल r के, यानी स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होती है, जबकि स्फीयर के बाहर के लिए फॉर्मूला ये लगाते हैं यदि हम टोटल चार्ज क्यू लेते हैं तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल है, जबकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एट इनसाइड द पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम ग्राफ बना लेते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी चेंज होती है, उसको हम ग्राफ बना के देखते हैं। कैसा ग्राफ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए कंडक्टिंग हॉलो और सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पर हम बार बार हॉलो और सॉलिड स्फीयर बोल रहे हैं कंडक्टिंग में, तो ध्यान रखने की बात है कंडक्टिंग के लिए हॉलो और सॉलिड में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हॉलो और सॉलिड कोई भी हो यदि कंडक्टिंग मटेरियल है तो चार्ज हमेशा सरफेस पे ही रहेगा, तो इसलिए कंडक्टिंग मटेरियल में हॉलो और सॉलिड एक ही जैसा बिहेव करते हैं। तो खैर, तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। सपोज ये हमारा स्फीयर है, तो स्फीयर में ये होगी स्फीयर की रेडियस, और यहाँ पर ये हमने लिया हुआ पॉइंट की डिस्टेंस जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम देखेंगे कि वर्टिकल जो लाइन है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ में वर्टिकल लाइन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन हम पॉइंट की डिस्टेंस को पॉइंट जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उसकी डिस्टेंस को मेजर मान रहे हैं। और इस ग्राफ उस स्फीयर को हमने सिर्फ एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है कि जैसे स्फीयर की जो डिस्टेंस होगी सरफेस पे, तो सरफेस पे कोई पॉइंट होगा तो उसकी डिस्टेंस होगी कैपिटल आर, और सरफेस के बाहर पॉइंट ज़्यादा जाएगा तो उसकी पॉइंट डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर के हिसाब से कम ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्राफ बनाए तो आप पाएंगे इनसाइड द स्फीयर
जैसे ही पॉइंट सरफेस के अंदर आता है, यानी यहाँ पॉइंट आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ किसी भी पॉइंट पर आए, तो इस हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टिंग मटेरियल में अंदर कितनी होती है? जीरो। तो यानी जी सेंटर से लेकर सरफेस तक यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं रहेगी। आउटसाइड द स्फीयर की बात करें तो जैसे ही सरफेस पे या सरफेस के बाहर आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका यूज होने लगता है, कौन सा? 1/4πε0 Q/r²। ठीक, एज ए पॉइंट चार्ज ऐसे मानते हैं। अब सरफेस के बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/r² प्रोपोर्शनल है तो उसमें ग्राफ आपका इस तरह से पैराबोलिक या कर्व नेचर का ग्राफ बनता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सरफेस पर सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस फार्मूले के हिसाब से, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगी। और सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती, जीरो होती है। इसलिए अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, सरफेस पे सबसे मैक्सिमम है एज पर दिस फार्मूला, और सरफेस के जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे इंटेंसिटी आपकी इस पैराबोलिक नेचर से कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखने की है। तो ये हमने ग्राफ बना लिया कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। अब ये सॉलिड भी हो हॉलो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए एक जैसा ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन कंडक्टिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में बाहर के लिए तो कोई अंतर नहीं था, लेकिन और सरफेस पे भी कोई अंतर नहीं था, सरफेस के अंदर के लिए आपको नया फार्मूला आपने ड्राइव किया था। तो इस तरह से यदि उसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ आपका कैसा बनेगा उसको देखते हैं। इनसाइड द स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या निकाला था? KQR/R3, यानी इनसाइड द स्फीयर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इनसाइड द सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था इनसाइड द स्फीयर के लिए, यानी E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के, क्योंकि बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गई तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बनेगा। तो इस तरह से जो ग्राफ बनता है इनसाइड द स्फीयर के लिए E प्रोपोर्शनल टू r है और ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। सरफेस पर तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वही हो जाएगी जो नॉन कंडक्टिंग के लिए होती है। सरफेस के बाहर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का वही फॉर्मूला यूज होगा जो कंडक्टिंग के लिए यूज होता है, वही सरफेस पे होगा और वही सरफेस के बाहर होगा। तो आउटसाइड द स्फीयर तो सेम फॉर्मूला लगता है उसी तरह से जैसा कि कंडक्टिंग में था, और ग्राफ भी आपका उसी तरीके से हो जाएगा जैसा कि कंडक्टिंग में था। तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में सरफेस और सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहती है, बिहेवियर सेम रहता है। सरफेस के भीतर नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, वहां कोई ग्राफ नहीं होगा, जबकि कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फॉर्मूले के हिसाब से होती है, इसलिए वहां पर एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपका आ जाता है। तो ये आपका कंप्लीट डिस्कशन हो गया आपके सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है? सरफेस पे। अच्छा, अब एक कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की बात क्या है कि सॉलिड वाले केस में, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड केस में क्या है कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैक्सिमम मिलेगी, और थोड़ा सा अंदर आएंगे तो फिर मिनिमम होना शुरू हो जाएगी। यानी यहाँ पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एकदम से गायब नहीं हो रही, किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट दोनों पर वैल्यू अवेलेबल है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कंटिन्यूअस अवेलेबल है। ठीक, लेकिन जबकि आपके कंडक्टिंग मटेरियल में क्या था? सरफेस पे तो मैक्सिमम थी, लेकिन सरफेस के अंदर एकदम से जीरो हो जा रही थी। तो इसीलिए कंडक्टिंग मटेरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिसकंटिन्यूअस होती है एट द सरफेस पॉइंट। सरफेस के जस्ट इधर लेफ्ट में तो वैल्यू मैक्सिमम है और राइट में गए तो आपकी मिनिमम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन चीजों को ध्यान देना है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा एग्जांपल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दौरान लिया था। क्या लिया था कि हमने उसमें एक रिंग ली है और रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके एक्सेस पे किसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। यही ठीक काम हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलॉम्स लॉ वाले चैप्टर में, कि एक रिंग ली थी, उस पर चार्ज था और उस रिंग के एक्सेस पे किसी पॉइंट P पर कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज रखा था और उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था। तो ठीक वही चीज यहाँ पर भी आप उसी तरीके से करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको
पूरा ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, आपको सेम वही प्रोसेस यहाँ पर करना है, या ये कहें कि वही सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पर लाना है। इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज Q नॉट रख के इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स निकाल लेना है जैसे पीछे निकाला था, और उसमें Q नॉट से आप डिवाइड कर देंगे जिससे यूनिट चार्ज पर फोर्स निकला है, और जो यूनिट चार्ज पर फोर्स होता है वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है, E इज इक्वल टू F/Q। तो ठीक है, इसको फिगर बनाते हैं, और ये आपके रिंग पर चार्ज हो गया, उससे x डिस्टेंस पे पॉइंट P होगा। अब यदि यहाँ पर हम कोई Q चार्ज रखते हैं, स्मॉल q, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, उस पर फोर्स ये लगेगा, और ये फोर्स हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में मतलब लास्ट टर्न पे आपने निकाला है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स पता करना है, यानी Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स ये है, यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स तो Q से डिवाइड कर देंगे, E इज इक्वल टू F/Q। तो सिर्फ Q आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रिमेनिंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी चार्ज रिंग की वजह से उसके एक्सेस के किसी पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला डेरिवेशन ठीक वैसे ही होगा जैसे आपने पिछला किया, फोर्स निकालिए और फिर फोर्स में Q से जो यहाँ टेस्ट चार्ज उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया। या नहीं आपको ऐसा करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकालिए जैसे फोर्स निकाला था, और फिर जैसे जैसे फोर्स के कंपोनेंट करके आपने ऐड किया था सेम उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट करके ऐड कर दीजिए, और यही आंसर आपका आ जाएगा। अब ये जो आपकी सर्कुलर रिंग है, इसकी वजह से एक्सेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले से कुछ और चीजें हमको पता चलती हैं, उसको हम देखते हैं। वो क्या है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यदि ये पॉजिटिव का होगा तो अवे टू सेंटर होगी, सेंटर से अवे होगी, और यदि ये नेगेटिव होगा तो टूवर्ड द सेंटर होगी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था आपका। फिर सेंटर पे, अब यदि हम ये पॉइंट जो है सेंटर पे ले जाएं, इस पॉइंट P को कहां ले जाएं, सेंटर पे ले जाएं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी में रखें यहाँ पर 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हो गया रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती, लेकिन तभी जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, कंडक्टिंग होगी तो अपने आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, नॉन कंडक्टिंग हो तो बताना पड़ेगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं। तो यदि रिंग आपकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके सेंटर पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x 0 रखोगे, ये पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से 0 हो जाएगी। जब ये सेंटर पे पॉइंट आ जाएगा x 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेंटर पर 0 हो जाएगी। फिर और केस क्या हो सकते हैं, दूसरा केस ये हो सकता है कि x की वैल्यू कौन सी हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। ठीक है, तो उसके लिए मैक्सिमम मिनिमा का मेथड हम लोग डिफरेंशिएशन वाला यूज करते हैं, क्या कि जैसे ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये x पे डिपेंड कर रही है। क्यों, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपकी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दे लेते हैं तो उनके लिए कोई चेंज नहीं हो रहा। Q आपकी रिंग पर टोटल चार्ज है, आप पॉइंट कहीं पर भी लेते हैं आपके चार्ज पर कोई चेंज नहीं होने वाला। 4πε0 कांस्टेंट है। कैपिटल R आपकी रिंग का रेडियस है, ये आपके किसी पॉइंट के चूज करने से रेडियस चेंज होने वाला नहीं है। तो इसमें देखिए आप सब चीजें कांस्टेंट है, केवल x वैल्यू ये आपके पॉइंट चूजन पे डिपेंड करती है। पॉइंट आप कहाँ चूज करेंगे उस हिसाब से x की वैल्यू चेंज होगी। तो यानी जब कोई फंक्शन किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो हम यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं कि उस फंक्शन का उस डिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं। तो वो करके यदि हम निकालते हैं तो हम वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ आपको फाइनल आउटकम बता रहे हैं। तो यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगा के इक्वल टू 0 करके करते हैं तो जो x की वैल्यू आती है वो x की वैल्यू आती है आपकी r/√2। यानी वो पॉइंट यदि सेंटर से r/√2, यदि ये r है और r/√2 यहाँ कहीं होगा, r/√2 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P चूज करें तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, कितनी होगी उसके लिए x की वैल्यू, x की जगह r/√2 को रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए तो मैक्सिमम E की वैल्यू आपको निकल आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्या हम देखते हैं कि व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन r। अब यदि ये x है यानी जो पॉइंट है ये बिल्कुल इसके सेंटर के जस्ट पास रख दें, 0 ना हो लेकिन जस्ट पास रखें, तो उस कंडीशन में आपकी जो x की वैल्यू होगी वो छोटी होगी और x² और छोटा होगा। जब बहुत छोटी चीज को किसी चीज में ऐड करते हैं तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। जब इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आप E जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा x का, यानी E की वैल्यू
लीनियरली प्रोपोर्शनल हो जाती है एक्स के। कब? जब वो पॉइंट आपके सेंटर के बहुत बहुत पास में रखा हो। ठीक है। अब एक और कंडीशन आती है, जब ये x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, यानी ये पॉइंट आपका बहुत दूर हो। कितना दूर हो कि आपकी जो रेडियस है वो इस x के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाए। तब क्या होगा? तब यहां पर क्या रखेंगे, x की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि r इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो r स्क्वायर और छोटा होगा, तो अब r को यहाँ नेग्लिजिबल कर देंगे। जब r को नेग्लिजिबल कर देंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा उसको यहाँ पर हम देखते हैं। ये फॉर्मूला हो गया। अब r को नेग्लिजिबल करेंगे तो r हट जाएगा। जब r हट जाएगा तो x स्क्वायर की पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट में। x तो आपका ये आपका आ गया 1/4 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, जो आपने पीछे देखा। ठीक है। इस तरह से ये 2 कैंसिल हो गया, ये एक्स क्यूब हुआ और एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा? केवल एक्स स्क्वायर बचा। तो इस तरह से जब r बहुत छोटा हो x के कंपैरिजन में, यानी x जो आपने पॉइंट लिया वो बहुत दूर हो और r उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाए, तब आपका फॉर्मूला बन जाता है ये 1/4 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। पहले ये था, r नेग्लिजिबल हो गया तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला ये बन गया। और ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, यानी रिंग को यदि आप बहुत दूर से देखें तो ठीक वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर वाले पॉइंट के लिए, दूर वाले पॉइंट के लिए रिलेशन क्या है? 1/x² का रिलेशन, वही रिलेशन जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। अब इस तरह से यदि हम ग्राफ बनाना चाहें तो हमने देखा जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, सेंटर से r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उसके बाद फिर से वो पैराबोलिक फॉर्म में आपकी होती है। इस तरह से तो ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से आपका ग्राफ बनता है। सेंटर के बाद, सेंटर पे 0, सेंटर के बाद प्रोपोर्शनल टू x, उसके बाद बढ़ती जाएगी, r/√2 पे आपकी इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगी, और फिर बाद में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी पैराबोलिक फॉर्म में हो जाएगी। तो रिंग के इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और रिंग के इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यदि इस तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव मानेंगे तो इस तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव मानेंगे, लेकिन जो वैल्यू में चेंज होगा वो ठीक उसी तरीके से होगा। तो इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव मानी है तो उस तरफ साइड की, रिंग के उस साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए यही ग्राफ आपका रिवर्स होकर ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पॉइंट की पोजीशन के बीच का ग्राफ बन गया, किस किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से वेरी करती है। ओके, तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टर्न पे आगे मिलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और उसके बाद अगले चैप्टर को मूव करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।